हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, आज इंडिया की सबसे बड़ी शख्सियत के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। एक ऐसी महिला जिसने पूरे देश की महिलाओं के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया और हर बच्ची जो जन्म लेगी आज किसी भी इस तरह के परिवार में जिसकी परिस्थितियां बहुत फेवरेबल ना हो, उसके मन में भी एक आशा की किरण जगा दी है इस शख्सियत ने। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे जो थंबनेल में पिक्चर है, ये भारत की ये राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठने वाली आदिवासी या जनजाति जिसे हम कहते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करने वाली भारत की पहली महिला। महिलाओं की अगर बात कर रही हूँ तो वैसे तो दूसरी महिला है, लेकिन बड़ी बात यह है कि जनजाति इलाके से बिलोंग करने वाली ये भारत में पहली महिला है जो देश की सबसे बड़ी पोस्ट तक पहुंची है, महामहिम राष्ट्रपति। जी हाँ, बात कर रहे हैं द्रौपदी मुर्मू की। आज से 64 साल 1 महीना पहले 20 जून 1958 में एक आदिवासी परिवार में जन्मी एक छोटी सी बच्ची, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट पर ये बैठ जाएंगी। और प्राउड की बात है सभी महिलाओं के लिए, आदिवासी महिलाओं के लिए। और किसी भी परिस्थिति में जो आज ये सोच रहे हैं कि परिस्थितियां उनके फेवर में नहीं हैं या बड़ी दिक्कत है, उनके एरिया में सुविधाएं नहीं हैं या उनका परिवार जो है वो इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है कि उनको पढ़ा पाए और आगे बढ़ पाए, ये अपने आप में एक उदाहरण है, जीता जागता उदाहरण है, अपने आप में एक मोटिवेशनल फैक्टर है। इनसे सीखा जा सकता है कि कैसे आप विषम परिस्थितियों से निकल के कोई इंसान जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़े, किस तरह सब चीज़ों को ओवरकम करके आसमान की बुलंदी तक पहुंच सकता है। आज इनके बारे में बातचीत करेंगे और अपने आप में एक ऐसी शख्सियत हैं ये जिन्होंने ये प्रूव किया कि जेंडर या रंग रूप या किसी ऊंचे घराने में पैदा होना या बहुत अमीर घर में पैदा होना या आपका बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपके मन में जुनून है, आपने ठान लिया है किसी चीज़ को हासिल करना, आपने अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है, तो सारी परिस्थितियां विपरीत होते हुए अगर आप डटे रहते हैं, मेहनत करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के पद तक भी पहुंच सकते हैं। ये महज किताबी बातें नहीं हैं। इस महिला ने, जो आज आपके सामने पिक्चर में थी, इन्होंने ये प्रूव किया है कि कोई भी अगर किसी चीज के लिए मन में ठान ले और अपना एक लक्ष्य बना ले, जुनून की हद तक काम करे, तो वो कहीं बिल्कुल ऐसे एरिया से बिलोंग करने वाला आदमी जो कि कुछ भी नहीं है, जिसके पास कोई संसाधन नहीं है, रिसोर्सेज के नाम पर ना अच्छा स्कूल मिला ना अच्छा कॉलेज मिला कोई, लेकिन कहां तक अपनी पहुंच बना ली। तो आइए आज बात करते हैं राष्ट्रपति। 15वें राष्ट्रपति के रूप में बैठी हैं 25 जुलाई 2022 में जिन्होंने शपथ ली है भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। पैदा हुई थी जिस दिन 20 जून, इनका बर्थ डेट है 20 जून 1958। आज़ादी के बाद जन्मी पहली राष्ट्रपति हैं। अब तक 14 राष्ट्रपति बने थे जिनमें सिर्फ एक महिला थी, बाकी सारे मेल थे। वो जो 14 जन्मे हैं जितने, वो सब आज़ादी से पहले जन्मे थे। ये पहली हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ, यानी 1947 के बाद। तो एक क्वेश्चन तो यही बनता है कि आज़ादी के बाद या आज़ाद भारत में जन्मी भारत में पहली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। जब ये जन्मी थी तो उड़ीसा, जिसको आज आप ओडिशा कहते हैं, नवीन पटनायक जी का नाम आप सबने सुना होगा। लंबे कार्यकाल से लगातार वहां सन 2000 से सीएम की कुर्सी पर जमे हुए हैं और शायद रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं देश में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम का, जो रहे हैं सिक्किम के पवन चामलिंग। 25 साल का उनका कार्यकाल का रिकॉर्ड है। ज्योति बसु, एक लंबी लिस्ट है उसमें, लेकिन हो सकता है अगर आज के टाइम में देखें तो 22 साल से सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं नवीन पटनायक। उन्हीं के राज्य में, उड़ीसा में, मयूरभंज में जो अपना जिला पड़ता है, इसके एक पिछड़े हुए आदिवासी इलाके में जन्मी थी एक बच्ची जिसको पिताजी के नाम पे नाम दिया गया था। नाम था उनका पुटी, ये नाम रखा गया था पुटी बिरांची। पिताजी का नाम बिरांची था तो वो बिरांची पिताजी के नाम से, और टूडू ये इनका सरनेम है। तो जिनको आज आप द्रौपदी मुर्मू कह रहे हैं, वास्तव में इनका नाम था पुटी।
टूडू इनका सरनेम था और पिताजी का नाम बिरांची, तो इसलिए जगह जगह पुटी टूडू लिखा हुआ है। जब ये स्कूल में गई, क्योंकि आदिवासी समुदाय था तो स्कूल भी कोई बहुत उस टाइम के एडवांस नहीं थे, मैं आज से 64 साल पुरानी बात कर रही हूँ, तब तो वैसे भी महिलाएं पढ़ती कम थी। तो पिताजी थोड़े से समझदार थे, पिता और दादा अपने समुदाय में, जिस गाँव में ये लोग रहते थे वहाँ के मुखिया रहे थे, तो थोड़ी सी समझ कंपैरेटिवली बाकी लोगों के मुकाबले एक आदमी जब बाहर निकलता है उसकी बढ़ जाती है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम लिखवा दिया पास के ही एक सरकारी स्कूल में, तो वहां जाने लगी। जब वहां जाने लगी तो टीचर ने कहा कि नाम थोड़ा सा बदल देते हैं, और उन्होंने नाम दे दिया द्रौपदी। तो वहां फिर मुर्मू इनके हस्बैंड का सरनेम था, इसलिए इनका पूरा नाम पड़ गया द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी जब स्कूल जाने लगी, इनके इलाके के बच्चों में ज्यादा कोई पढ़ने का शौक नहीं था, लेकिन द्रौपदी उस टाइम जो एक बच्ची थी, आज तो महामहिम राष्ट्रपति हैं, जब ये स्कूल गई तो इनमें एक अलग सा चाव था चीजों को जानने का, सीखने का। 7th क्लास तक गाँव में स्कूल था, तो 7वीं तक पढ़ गई। और उस टाइम पर ये वो दौर था जब आपके देश में नेता थोड़ा बहुत काम भी कर लिया करते थे, और आदिवासी समुदाय के बीच में जाके कभी कभी वो लोग उनकी परेशानियों को जानते थे, समझते थे कि कैसे काम किया जाए। तो बाय चांस की बात है, इसको कह दीजिए कि एक कहीं ना कहीं इनका लक फैक्टर काम कर गया। जब ये 7वीं क्लास में थी, यानी उस स्कूल की आखिरी क्लास में, क्योंकि वहां 7वीं के बाद स्कूल नहीं था, तो इनके एरिया में किसी नेता का आना हुआ। और जब नेता आते हैं तो आओ भगत में आईएएस और ये आईपीएस वगैरह भी एक्टिव हो जाते हैं। तो इनके पिताजी ने कहा कि बेटा मैं तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन तुम जाओ कहीं। इनके गांव से थोड़ा दूरी पर वो आने वाले थे और वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे। तो इनके पिताजी ने कहा तुम जाओ और ये डिमांड रखना कि भाई हम पढ़ना चाहते हैं, इस इलाके के लोग, और हमारे पास साधन नहीं है, हम दूर शहर जा नहीं सकते, क्योंकि शहर जो था वो काफी दूरी पर था। उस टाइम ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं, और बेटियों को कौन भेजता होगा, लड़कों को ही पढ़ाना मुश्किल था उस टाइम, हम तो बेटी की बात कर रहे हैं। तो ये आप देखिए बोल्डनेस कहाँ शुरू से इनके अंदर थी। 7वीं क्लास की वो लड़की अपने सारे जो कागज थे इनके पास होने के जो कागज मिलते होंगे, और इक्का दुक्का जो भी इनके पास अपना प्रूफ था कि ये पढ़ी लिखी हैं, 7वीं तक ये पढ़ रही हैं, ये लेके और उस पूरी मीटिंग के बीच में पहुंच गई। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली ये बच्ची, और फिर इन्होंने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे मिलना है, जो नेताजी आएंगे उनसे। तो उस टाइम के कुछ अच्छे लोगों से इनका सामना हुआ, उन लोगों ने कहा कि ठीक है हम आपकी बात को पहुंचा देंगे, और नेताजी तक ये बात पहुंच गई। तो नेताजी ने, जो वहां उस टाइम आईएएस वगैरह थे बड़े अधिकारी, उनको कहा कि अगर ये बच्ची पढ़ना चाहती है और स्कूल नहीं है तो इसको शहर भेजने का इंतजाम करवा दीजिए। शहर मतलब राजधानी, उस टाइम राजधानी में ही अच्छे कॉलेजेस हुआ करते थे। तो इस तरह ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 8वीं क्लास में पढ़ने के लिए, एडमिशन लेने के लिए इनका रास्ता साफ हो गया। तो कहते हैं जिसके मन में इच्छा होती है उसका रास्ता अपने आप क्लियर होता जाता है। वहां से फिर ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंच गई, और जब वहां गई तो अपने जैसी सहपाठी लड़कियां इनको मिल गई, एक अच्छा ग्रुप मिल गया। वहां पढ़ने लिखने का शौक जो था और बढ़िया बनता चला गया, और पढ़ते 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 फाइनली ये ग्रेजुएशन के लिए फिर वहीं पे रामाबाई कॉलेज था, उसमें इन्होंने एडमिशन लिया और ग्रेजुएट हो गई। जब वहां से ग्रेजुएट हो गई तो सिर पे एक हर टाइम का ना एक टेंशन थी इनको, क्योंकि मैंने बताया कि पारिवारिक परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी, कोई बहुत अमीर परिवार से नहीं थी। हर टाइम दिमाग पे एक प्रेशर था कि मैं जल्दी से पढ़ लिख के काबिल बन जाऊं, ताकि अपने घर वालों को थोड़ा सा फाइनेंशियली हेल्प कर सकूं। घर में इकलौती पढ़ी लिखी लड़की थी ये, 2 भाई थे, लेकिन पिताजी के साथ वो खेती में ही इन्वॉल्व हो गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि परिस्थिति से निकलना हर किसी के बस में नहीं होता। परिस्थिति से सिर्फ वो लोग निकल पाते हैं, विषम परिस्थितियों से, जिनके मन पे अपना एक जुनून होता है कि मुझे हर चीज का सामना करके भी आगे बढ़ना है। ये जुनून था हमारी द्रौपदी मुर्मू के अंदर। द्रौपदी मुर्मू जी वहां से पढ़ लिख के ग्रेजुएशन के बाद बहुत यंग एज में, महज 21 साल की उम्र में, 1979 में, 58 में जन्मी है, तो आप लगा लीजिए 1979 में ये 21 साल की हैं। 21 साल में बच्चे बहुत बार तो सोचते भी नहीं घर परिवार के बारे में। इन्हें फील हुआ कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, और नौकरी का सबसे आसान रास्ता, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने इनके इंटरव्यू में भी सुनी थी, वो 5-6 साल पुराना इंटरव्यू था इनका। इन्होंने कहा था कि भाई मुझे ये पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली। तो इनकी जो दादी थी ना, उन्होंने उस टाइम पे सोचो 1958 में जो बच्ची जन्मी है, उसकी दादी कितने पुराने टाइम में, अंग्रेजों की परतंत्रता के दौर में जो दादी थी, उन्होंने इनको कहा था कि बेटा औरतों का पढ़ना बहुत जरूरी है, और हर लड़की को, हर औरत को पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सके। मतलब कितने महान विचार थे इनकी दादी के। तो वो पढ़ने की प्रेरणा इन्होंने अपनी दादी से ली, और वहां से फिर 21 साल की उम्र में इन्होंने एक छोटी सी नौकरी, सरकारी नौकरी पकड़ ली, क्लर्क लग गई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमेशा
ऊंचा सोचो। ये कहना बड़ा आसान होता है, हमेशा ऊंचा सोचो, लेकिन बहुत बार परिस्थितियां आपको बहुत ऊंचा एकदम से सोचने के लिए परमिशन नहीं देती। द्रौपदी मुर्मू अपने आप में एग्जाम्पल हैं कि अगर आपकी परिस्थितियां विपरीत हैं तो सबसे पहले अपने पैर जमाइए। द्रौपदी मुर्मू जो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं, ये छोटी सी एक क्लर्क की नौकरी पर इन्होंने ज्वाइन किया था। आप देखिए क्लर्क की नौकरी पर ज्वाइन करके आज वो कहां पहुंची हैं। कारण, हार नहीं मानी, मन में जुनून रखा आगे बढ़ने का। क्लर्क की नौकरी करती रही, कई साल इन्होंने सरकारी नौकरी की एक क्लर्क के रूप में, सिंचाई विभाग में, इरिगेशन डिपार्टमेंट में इनको वो नौकरी मिली। फिर 1980 में इनकी शादी हो गई। शादी के बाद फिर जैसे घर परिवार बढ़ा तो बच्चों की जिम्मेदारी, इसके चलते वो नौकरी इनको छोड़नी पड़ी। एक प्रेशर आ गया। 1983 में इन्होंने जॉब पे जाना बंद कर दिया क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनको पालना था, परिवार का सारा एक कहीं ना कहीं काम धाम जिम्मेदारी। और इंडिया में तो ये 1980s में आप समझ सकते हैं कि औरतों की ही अकेली जिम्मेदारी हुआ करती थी। आजकल तो फिर भी लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। तो 1983 में इन्होंने वो जॉब छोड़ दी। परिवार आगे बढ़ रहा था, लेकिन मन में एक इच्छा थी कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके अगर मैं ये झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ही करती रहूंगी तो फिर मेरी पढ़ाई का फायदा क्या हुआ। और मुझे देख के कितनी सारी लड़कियां और भी पढ़ने के लिए जो रास्ते पर आई थी, उनके सामने कोई एग्जाम्पल तो आया ही नहीं। पढ़ लिख के अगर मैं ऐसा ही जीवन व्यतीत करूंगी तो फिर क्या करूंगी मैं। इसके चलते जब वो बच्चे थोड़े बड़े बड़े से हो गए तो इन्होंने दोबारा से अपनी नौकरी पकड़ी, लेकिन इस बार नौकरी सोचा एक टीचर के रूप में करूंगी। और मेरे लिए प्राउड की बात है कि जिनको आज मैं पढ़ा रही हूँ, इनका प्रोफेशन अगर आप चेक करेंगे गूगल पे भी तो वहां लिखा गया है टीचिंग। तो एक टीचर के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। और टीचर किसी बहुत हाई फाई स्कूल में नहीं बनी, ये टीचर बनी एक बहुत ही छोटे लेवल पे काम करने वाले स्कूल में, बहुत ही छोटे लेवल पे। वहां इन्होंने बच्चियों को, जो लड़कियां थी, वही गांव देहात की पिछड़े इलाके से आने वाली बच्चियों को इन्होंने ज्योग्राफी पढ़ाया, धरती के बारे में समझाया। इन्होंने ओडिया भाषा पढ़ाई, क्योंकि जैसे भाषा का ज्ञान होना भी जरूरी है ना, और हिंदी पढ़ाई। और एक खास बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका, ऐसा कहते हैं कि इनकी टीचिंग स्किल्स इतनी बढ़िया थी, इतनी बढ़िया थी कि जिन बच्चों को ये पढ़ा देती थी ना, उनको कभी ट्यूशन नहीं लेना पड़ा, उन लोगों को कहीं बाहर जाके पढ़ना नहीं पड़ता था या किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती थी। उस टाइम तो खैर बहुत ज्यादा ट्यूशन कल्चर नहीं था, लेकिन इनके पढ़ाए बच्चों के अपने सब्जेक्ट में हमेशा डिस्टिंक्शन रही। यानी 70, 75, 80 तक इनके पढ़ाए बच्चे उस सब्जेक्ट में जिसमें ये पढ़ाती थी उसमें आसानी से ले जाते थे। यानी कुछ सरस्वती का भी वास था इनकी जबान पर कि जो मुंह से बोला वो बच्चे समझ लेते थे। तो एक बेस्ट टीचर के रूप में इनका बहुत ज्यादा रिगार्ड करते थे टीचर्स भी और स्टूडेंट्स भी, और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी। इसका फायदा इनको मिला धीरे धीरे करके। ये बच्चों के ग्रुप में तो फेमस हुई ही, आसपास के एरिया में भी, क्योंकि देखिए जो अपने काम को समर्पण से करेगा ना, बच्चे उसका रिगार्ड अपने आप करने लगेंगे, अपने आप उनकी इज्जत करने लगेंगे। तो वहां से फिर धीरे 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 1997 आते आते इनके आसपास के एरिया में ये फेमस हो गई, मशहूर हो गई कि भाई बहुत बढ़िया काम करती हैं। फिर धीरे धीरे इनका इंटरेस्ट हुआ, समाज सेवा की तरफ भी ये झुकने लगी। 1997 में इनके पास बहुत सारे ऑफर आने लग गए। बीजेपी ने इनको एक बड़ा ऑफर दिया और इनको सबसे पहली जो राजनीति में इनका कदम था वो था नगर पंचायत के चुनाव। तो नगर पंचायत के चुनाव में ये खड़ी हुई, और क्योंकि पेरेंट्स बहुत पॉजिटिव थे इनको लेके, बहुत बढ़िया काम कर रही थी, जिस बच्चे के सर पे इनका हाथ था वो सब्जेक्ट में पारंगत बन जाता था, तो उसका फायदा इनको मिला और ये नगर पंचायत के चुनाव जीत गई। ये इनकी पहली जीत थी, पहला ही कदम था और पहले कदम पर ही जीत मिली। उसका कारण था इनके पीछे का बैकग्राउंड जो इन्होंने काम करके कमा लिया था। जो बच्चे इनको प्यार करते थे, वो पेरेंट्स जो इनके लिए थैंकफुल थे कि उनके बच्चों को अगर इन्होंने कोई सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो वो सब्जेक्ट बच्चों को बेहद प्यारा और आसान लगने लग गया। वहां सन 1997 से राजनीति का ये कदम आगे बढ़ा और सन 2000 में इनको एमएलए की सीट पे लड़ने के लिए टिकट मिल गया, बहुत जल्दी ही, क्योंकि काम अच्छा कर रही थी। सन 2000 के एमएलए के इलेक्शन ये जीत गई और उड़ीसा में इनका एमएलए के रूप में ये मान लीजिए राजनीति में पदार्पण हो गया। वहां से सन 2000 से 2009 तक ये एमएलए की कुर्सी पर रही। उस बीच में 2000 से 2004 तक इनको मंत्री भी बनाया गया और मंत्री में राज्य मंत्री बनी, लेकिन स्वतंत्र प्रभार मिला। आप जानते हैं 3 लेवल के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। राज्य मंत्री में भी स्वतंत्र प्रभार मिलना मतलब आपकी इंपॉर्टेंस है, राजनीति में आपको एक इंपॉर्टेंट पद मिल गया। तो इनको उस टाइम पर जो पद मिले थे जिसपे इन्होंने काम किया उनमें ये मत्स्य विभाग मिला इनको, परिवहन के ऊपर इन्होंने काम किया, कॉमर्स के ऊपर इन्होंने काम किया, व्यापार वाणिज्य वगैरह। तो ये खुद मैंने इनके मुंह से सुना था, इनके एक इंटरव्यू में कई सालों पहले, वो संसद इस पर लोकसभा या राज्यसभा टीवी पर था जब ये राज्यपाल थी, कि मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। जब मुझे डिपार्टमेंट मिला वो, तो कॉमर्स की मुझे कोई समझ नहीं थी,
क्योंकि इनका अगर देखें तो जो सारा बैकग्राउंड था वो या तो टीचिंग में रहा था या फिर क्लर्क के रूप में। तो इन्होंने कहा मैंने ये सोच लिया कि जो डिपार्टमेंट मुझे दे दिया मुझे इसको बेस्ट करके दिखाना है, और मैंने सारी उसकी जानकारियां इकट्ठी की, उसमें कब कब क्या क्या हुआ, क्या संभावनाएं हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। यानी मंत्री पद पाने के बाद भी लालसा थी आगे बढ़ने की, कुछ बेहतर करने की, और उसी सीरीज में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया सन 2000 से 2004 के बीच में। ये एमएलए रही 2009 तक। उसके बाद 2009 में एमपी के इलेक्शन में लोकसभा की सीट इनको मिल गई कि भाई आप इलेक्शन में खड़ी हुई है, लेकिन उस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली ये हार गई इलेक्शन में। ये तो हार जीत तो होती रहती है, लेकिन एक ये मान के चलिए कि इन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया। 2009 से इनकी जिंदगी की असली परीक्षा, जिसको कह सकते हैं कि जिंदगी के दुख इनके ऊपर आन पड़े। अब तक जितनी कहानी सुनाई वो दुख नहीं थे, वो छोटी मोटी परेशानियां थी जो हर किसी के जीवन में आती हैं। भाई आपके गांव में स्कूल नहीं है, आपके गांव में बिजली नहीं आती, आपको अपना या शहर जाने के लिए भी बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है, आपके घर में आपको कोई सही राय देने वाला नहीं है, आपके घर वाले पढ़े लिखे नहीं हैं। ये हैं छोटी परेशानियां, इनसे अगर आप में जज्बा है ना तो आप उभर जाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं जिंदगी के दुख जिनसे उबरने में आदमी को बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है। वो दुखों का पहाड़ सन 2009 में द्रौपदी मुर्मू के ऊपर टूटना शुरू हुआ, और वो पहाड़ एक दिन में नहीं, वो लगातार कई साल इनके जीवन के अच्छे खत्म कर गया। 2009 में जब ये इलेक्शन हारी, उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं गांव वापस जाऊंगी और अपने इलाके में ही काम करूंगी, क्योंकि एमएलए रह चुकी थी और उससे पहले ये नगर पंचायत के इलेक्शन में काउंसिलर रह चुकी थी। एमपी के इलेक्शन हारी थी, लेकिन ये था कि नहीं, समाज के लिए मुझे काम करना है, वापस गांव चली गई। लेकिन उसी बीच में अक्टूबर 2009 में इनको खबर मिली कि इनका जवान बेटा, 25 साल का इनका बेटा, रात में अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, वापस आया, कमरे में सोया और सुबह नहीं उठा, उसकी डेथ हो गई थी। हॉस्पिटल्स लेके भागे, लेकिन डॉक्टर्स ने कह दिया कि इनके शरीर में जान है ही नहीं। जवान बेटा किसी औरत का एक्सपायर हो जाए तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी औरत आदमी के लिए उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसकी संतान होती है। कोई कितना ही बड़ा हो, कोई बैठा हो राष्ट्रपति के पद पे या प्रधानमंत्री या सीएम, लेकिन सबसे बड़ी संपत्ति इंसान को जो लगती है, जिसको कह सकता है जिसपे मुझे गर्व है, वो उसकी औलाद, उसकी संतान है। अब इनका जवान बेटा, 25 साल का इनका बेटा 2009 में चल बसा। बेटे के मरने के बाद एक तरह से दुखों का पहाड़ टूटना शुरू हुआ। ये पहली शुरुआत थी। अब ये परेशानी नहीं है, अब ये दुख है, इनसे उबरना बहुत मुश्किल होता है। अब धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं लाइफ में से इंटरेस्ट कम होने लगा और ये डिप्रेशन में जाने लग गई। डिप्रेशन में जाते 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 एक ऐसा टाइम भी आया जब इनके घर वालों के आप इंटरव्यूज देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमें लगा कि शायद द्रौपदी दोबारा उभर नहीं पाएगी, वापस लाइफ में लौट नहीं पाएगी। लेकिन अभी लाइफ को और भयानक तस्वीर इनके सामने पेश करनी थी, और 2013 में इनका दूसरा जवान बेटा चल बसा। दूसरा बेटा एक्सीडेंट में, रोड एक्सीडेंट में चल बसा। 2 ही बेटे थे, दोनों एक्सपायर हो गए, एक 25 साल का, एक 28 साल का। बिल्कुल बुरी तरह से टूट गई द्रौपदी मुर्मू। अभी लेकिन और परेशानी और दुख आने थे। अगले साल 2014 में इनके हस्बैंड भी डिप्रेशन में चले गए। भाई 2 जवान बेटे जिसके हैं और दोनों चले जाएं, हस्बैंड वाइफ दोनों परेशानी से जूझ रहे थे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थे। 2014 में इनके हस्बैंड भी चल बसे। तो आप देखिए इस औरत के ने कितने परेशानियां, कितने दुख देखे हैं। अगर कोई नॉर्मल महिला हो ना तो इतने में टूट जाए, खत्म हो जाए। पहले बेटा गया बड़ा 2009 में, फिर दूसरा बेटा गया 2013 में, 2014 में हस्बैंड भी चले गए। 2014 में ही इनकी माताजी का देहांत हो गया, इनके भाई का देहांत हो गया। चारों तरफ से जैसे दुख ही दुख, दुख ही दुख। ये 4-5 साल इनके जीवन के सबसे भयानक, सबसे कष्टमय साल थे। और अपने आप पे अगर सोच के देखें तो इससे ज्यादा बड़ा दुख किसी के जीवन में क्या होगा। हस्बैंड चले गए, दोनों बेटे चले गए, माँ चली गई, जिससे सुख दुख की बातें किया करती थी, बड़ा भाई चला गया। 2014 में इनको लगा कि लाइफ बिल्कुल खत्म हो गई। उस टाइम पर 2009 से 14 तक इन्हें फील होने लग गया था कि चीजें ना मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, सब कुछ उलट पलट है। तब जाके इन्होंने अध्यात्म का रास्ता पकड़ा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ गई। मेडिटेशन करना, योगा करना, अपने ध्यान को एक जगह लगाना, ये सब स्टार्ट किया। क्योंकि जब बहुत सारे दुख आपके ऊपर आ जाते हैं ना, तब आपको लगता है कि मुझे कहीं एक रास्ता चाहिए। उस टाइम पर मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, योगा, ये आपको उस दुखों से बाहर आने का रास्ता दिखा देते हैं। और इस तरह से धीरे धीरे करके ये उभरने लग गई। और फिर किस्मत ने, जो आदमी कोशिश करता है ना, उसकी किस्मत भी साथ देती है। किस्मत ने फिर से मौका दिया। 2015 में दोबारा से इनको राजनीति में एक बड़ा पद मिला, इनको
झारखंड की राज्यपाल बना दिया गया। ये द्रौपदी मुर्मू के लिए वापस से जिंदगी में लौटने का सफर स्टार्ट होने की शुरुआत थी। और 2015 में जब ये राज्यपाल की कुर्सी पर बैठी तो मान के चलिए कि इनकी लाइफ में दूसरा एक पड़ाव स्टार्ट हुआ। उन दुखों से कहीं ना कहीं उबर कर इन्होंने अपना सारा ध्यान अपने जो जिम्मेदारी मिली थी इस पर लगा दिया और झारखंड के विकास के लिए इन्होंने बहुत काम किया। 2015 से 2021 तक ये झारखंड की राज्यपाल रही, पहली महिला राज्यपाल रही ये झारखंड की। और 2022 में इनको मौका मिला भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक कुर्सी पर बैठने का, महामहिम राष्ट्रपति। हमारे लिए प्राउड की बात है कि एक ऐसी महिला जो कैसी परिस्थितियों में जन्मी, संथाल जाति में जिनका जन्म हुआ, आजादी के बाद पहली महिला है ये जो जन्म लेने के बाद भारत की राष्ट्रपति बनी है। तो ये प्राउड की बात है। इनकी लाइफ को बताने का टारगेट क्या है? इनकी लाइफ को बताने का टारगेट ये है कि हर बच्चा जो मुझे सुन रहा है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जिनको लगता है कि उनकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, इनकी जिंदगी से ज्यादा परेशानियां, जैसे कैसे इंसान के तौर पे देखें इनकी लाइफ कितनी टफ थी, जिसके पूरे परिवार में एकदम से बर्बादी दिखाई देने लगे, जिसके 2 ही बेटे हों, दोनों जवान बेटे चले जाएं, इकलौती इनकी एक बेटी बची है इतिश्री मुर्मू। इनके पति जो कि बैंक में 1980s में जब इनकी शादी हुई तो बैंक में काम करते थे, इनकी बेटी भी बैंक में काम करती है। तो देखिए कितने साधारण, इनफैक्ट साधारण वर्ड भी बहुत बड़ा है, कितने अभावों से ग्रसित इलाके में जन्मी ये बच्ची, जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कहां से कहां तक का सफर तय करूंगी, कैसे पढ़ लिख कर मुश्किलों से, कैसे हालातों से लड़ते हुए और कैसे कैसे अधिकारियों के सामने जाके अपनी बात को रखा, कितने जज्बे के साथ इन्होंने ये प्रूव किया कि इनमें बहुत ज्यादा कैलिबर है, आगे बढ़ सकती हैं। ग्रेजुएशन की, फिर अपने घर को संभालने के लिए कैसे नौकरी, 21 साल की छोटी सी उम्र में क्लर्क की नौकरी इन्होंने ज्वाइन की, वहां से फिर नौकरी करके कुछ साल फिर उसको छोड़ा घर के प्रेशर के चलते, फिर एक टीचर के रूप में काम किया कितने लंबे समय तक, और उसके बाद फिर कहाँ नगर पंचायत के पार्षद के चुनाव, कहाँ फिर एमएलए की सीट, फिर एमपी के इलेक्शन में हारना, फिर आगे जाके घर परिवार में कितने बड़े बड़े नुकसान इन्होंने देखे, और उसके बाद राज्यपाल, और राज्यपाल से राष्ट्रपति। इससे बड़ी तो पोस्ट ही नहीं है ना भारत में, संवैधानिक सबसे बड़े पद पर ये महिला बैठी। कहाँ छोटे से गांव में आदिवासी इलाके में जन्मी थी। ये अपने आप में आज की डेट में मेरे अनुसार सबसे बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर है किसी भी लड़की के लिए या किसी भी आदिवासी इलाके में जन्मे इंसान के लिए। इन्होंने प्रूफ किया कि जेंडर मैटर नहीं करता, मेल फीमेल, जिसके अंदर काबिलियत है वो आगे बढ़ेगा। इन्होंने प्रूफ किया कि आपकी शक्ल कहीं मायने नहीं रखती, रंग रूप कहीं मायने नहीं रखता। अगर आपके अंदर जज्बा है आगे बढ़ने का तो आप कहीं भी पैदा हुए हो, आप किसी भी जाति जनजाति, किसी भी सवर्ण या किसी भी दलित वर्ग से संबंध रखते हो, अगर आप में जज्बा है, परिस्थितियां कितनी ही विपरीत हो, अगर आपने ठान लिया, आप में जुनून है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। सैल्यूट है ऐसी महिला को। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रही, जैसे कोई भी राष्ट्रपति तो बहुत बने हैं, लेकिन कोई ऐसा जिसके लिए सच में दिल से इज्जत निकली, कि जिसने सच में बहुत ज्यादा परेशानियों को झेलते हुए यहां तक अपना मुकाम हासिल किया, ऐसा एग्जाम्पल शायद देश में ये पहला है। क्योंकि इनसे पहले जो 14 राष्ट्रपति बने हैं उनमें से भी कई लोग गरीब थे, लेकिन इतनी ज्यादा खराब परिस्थितियां और ऐसा परिवार जहां की इतनी ज्यादा नुकसान, इतने ज्यादा दुख इन्होंने देखे, और तब जाके अपने आप को प्रूव कर दिया कि अगर आप में जज्बा है, आप में जुनून है और आप सही और सच्चे मार्ग पर चलते रहेंगे तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इससे बड़ा तो संवैधानिक पद भारत में है ही नहीं जहां आज ये बैठी हैं। तो कैसे एक सरकारी नौकरी 21 साल में क्लर्क लगने वाली महिला आज देश के सबसे बड़े पद पर आसीन है। ये सच में बहुत रिस्पेक्टेबल महिला हैं और जो एक एग्जाम्पल हैं जीता जागता। तो जो लोग ये बहाने मारते हैं ना कि भैया हमारे पास ये नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छी पढ़ाई नहीं कराई, या मैं बहुत गरीब हूँ, या मेरे घर में ये वाला दुख है, या कोई कहता है मेरे पिताजी का हाथ नहीं है, आप इनसे सीखो। इनसे बेस्ट एग्जाम्पल आज जुलाई 2022 में कोई हो ही नहीं सकता। 25 जुलाई 2022 को भारत को एक ऐसा राष्ट्रपति मिला जिससे पूरा देश प्रेरणा ले सकता है। चाहे कोई कहीं बैठा है, किसी भी माहौल में, कोई कितना ही गरीब है, कितने ही पिछड़े माहौल में, चाहे कितनी ही खराब परिस्थितियां हैं, लेकिन इनसे ज्यादा खराब माहौल नहीं मिल सकता। इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि परिस्थितियां आपके जज्बे के सामने नहीं टिक सकती। चाहे कितनी ही विषम हो, आपका जज्बा, आपका जुनून परिस्थितियों से आगे बढ़कर आपको कामयाबी दिला सकता है। तो ये थी राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। चलिए, आज मेरी दिली इच्छा थी इनके बारे में बातचीत करने की, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फील किया कि अगर द्रौपदी मुर्मू एक एग्जाम्पल सेट कर रही हैं और लाइव हैं,
कि भाई हम सच में देख रहे हैं, हम अपने आप को लकी माने कि इनकी लाइफ को हम जान के जब भी कभी परेशानी फील हो ना तो द्रौपदी मुर्मू को याद रखना। द्रौपदी मुर्मू ने ऐसा कोई दुख नहीं है जो इन्होंने ना देखा हो। परिवार का इतना बड़ा नुकसान जिस महिला ने देखा और फिर भी अडिग रही, अपने काम पे डटी रही, इससे बढ़िया एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। भारत के राष्ट्रपतियों को एक नजर में देख लेते हैं बस फटाफट से, क्योंकि 15वीं है, इलेक्शन 16वें थे, तो 15 के नाम हमें सारे पता हों। सबसे पहले राष्ट्रपति, देश की आन बान शान, बिहार गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं, 12 साल लगातार भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी पर जो बैठे रहे, जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी बहुत बढ़िया काम कर गए देश के लिए। दूसरे राष्ट्रपति, मैं फिर प्राउड से बताऊंगी, टीचर थे और आज भी आपके देश में टीचर्स डे 5 सितंबर 1962 में जो पहली बार मनाया गया, इनका जन्मदिन था। और ये बड़े प्राउड से कहते थे कि मुझे कभी याद करो तो राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठे हुए आदमी को मत याद करना, ना उपराष्ट्रपति की कुर्सी 10 साल संभालने वाले को याद करना, जब मुझे याद करो तो एक टीचर के रूप में याद करना। ग्रेट हैं ऐसे लोग जिन्होंने टीचर को इतना महत्व दिया। और मुझे बड़ा प्राउड हो रहा है कि आज भी जब आप अगर लिखेंगे ना द्रौपदी मुर्मू, उनका प्रोफेशन देखेंगे तो वहाँ टीचिंग लिखा हुआ है। इससे बढ़िया और क्या चीज़ होगी कि ये ग्रेट टीचर्स थे जो भारत के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे। तो एस राधाकृष्णन पहले भारत रत्न प्राप्तकर्ता भी थे। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, एक ऐसे राष्ट्रपति जो अल्पसंख्यक समुदाय से थे। कंपटीशन में पहली बार एक औरत ने राष्ट्रपति बनने की कोशिश की थी, इनकी टक्कर में हार गई थी। नाम था मनोहरा होलकर। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो ये कार्यकाल में एक्सपायर होने वाले आज तक 15 में से सिर्फ 2 लोग हैं जो कार्यकाल के बीच में एक्सपायर हो गए। दोनों मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। पहले का नाम है जाकिर हुसैन, महज 2 साल बाद इनकी डेथ हो गई थी। 1967 से 69, ये देखिए लिखा हुआ है, 2 साल बाद। पहले अल्पसंख्यक, पहले मुस्लिम कार्यकाल के बीच में जाने वाले पहले राष्ट्रपति। वी गिरी, वेंकट वराह गिरी, एक ऐसे राष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन चल बसे थे, उस टाइम ये उपराष्ट्रपति थे। 2 महीने इन्होंने राष्ट्रपति की कुर्सी संभाली, फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दिया और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़े होकर जीत गए और अपने 5 साल के लिए राष्ट्रपति बने। तो 1969 से 74 इनको इमरजेंसी लगानी पड़ी थी भारत में दूसरी बार। पहली इमरजेंसी राधाकृष्णन जी के टाइम पे लगी थी, क्योंकि इंडो साइनो वॉर हुआ था 1962 में। टीचर्स डे वाले राधाकृष्णन जी है ना, उनके टाइम में पहली इमरजेंसी लगी 1962। सेकेंड इमरजेंसी पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हुई थी 1971। आपके राष्ट्रपति कौन थे? वी गिरी। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति जो कार्यकाल में एक्सपायर हुए। आज तक सिर्फ 2 राष्ट्रपति कार्यकाल के बीच में गए हैं, ये दूसरे हैं। पहले कौन थे? जाकिर हुसैन, वो भी मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये भी मुस्लिम राष्ट्रपति। बाई चांस की बात है, ये 3 साल बाद एक्सपायर हो गए। 74 से 77 इनका कार्यकाल रहा। लास्ट इमरजेंसी लगाई थी इन्होंने, इनके टाइम पीरियड 77 के बाद 75-77 तक इमरजेंसी लगी थी। आज तक चौथी इमरजेंसी नहीं लगी, बहुत अच्छी बात है। 3 बार इमरजेंसी लगी है, 62 में, 71 में, 75 में। ये तीसरी और अब तक की आखिरी इमरजेंसी। 3 साल बाद ये भी एक्सपायर हो गए थे। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी का रिकॉर्ड तोड़ा है आज जो बैठी हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, क्योंकि पहले लंबे समय तक भारत के यंगेस्ट राष्ट्रपति ये थे, 64 साल 2 महीने की उम्र में। और मैंने बहुत सालों ये पढ़ाया, लेकिन अब मैं प्राउड से कहती हूँ कि द्रौपदी मुर्मू ने 2 नए रिकॉर्ड बना लिए। एक तो वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गई 64 साल 1 महीने की, ये इनका बर्थडे था मई में, ये बने थे 25 जुलाई को। इन्होंने ट्रेंड चलाया था 25 जुलाई को शपथ लेने का, जो आज तक कैरी ऑन है। तो आप ये लगाइए, 6ठे नंबर के राष्ट्रपति से आज 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, सबकी शपथ का दिन 25 जुलाई है। सबने पूरे 5 साल काटे। तो ये 10वें नंबर की राष्ट्रपति हो गई जो 25 जुलाई को शपथ ले रही है। ये ट्रेंड इनका सेट किया हुआ है, 25 जुलाई 1977। और ये नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति भी थे देश में पहले। इसके बाद देखिए, अब एक चीज और देख लीजिए, 25-25 मिलेगा अब आपको हर जगह। और 5 साल, 77, 82, फिर 82 से 87, फिर 92, सबके 5 साल, एग्जैक्टली 5 साल इनके बाद से, क्योंकि इनके बाद ना कोई हटा, ना कोई एक्सपायर हुआ टाइम के बीच में, ना कोई रिपीट हुआ। तो सबने एग्जैक्टली 5 साल काटे। ये हैं वो 25 जुलाई को शपथ लेने वाले पहले। ज्ञानी जैल सिंह जी, आप जानते हैं पंजाब के सीएम भी रहे थे, पहले सिख राष्ट्रपति थे और पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले भारत के अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति। इनके टाइम में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ था 31 अक्टूबर 1984 को। इनके टाइम में यंगेस्ट पीएम बने थे राजीव गांधी।
आर वेंकटरमन, रामास्वामी वेंकटरमन, एक ऐसे राष्ट्रपति जो सिर्फ 5 साल रहे लेकिन 4 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देख गए। इनके टाइम में 4 पीएम थे। इसका मतलब देश की राजनीति अच्छी नहीं चल रही थी, तभी तो पीएम बार बार बदल रहे थे। या पूरा नाम कहें तो रामास्वामी वेंकटरमन 98 ईयर्स तक जिंदा रहे, तो सबसे लंबे जीवित राष्ट्रपति भी रामास्वामी वेंकटरमन। शंकर दयाल शर्मा जी 5 साल बढ़िया कटे। इनके टाइम में आपके देश में मिड डे मील, जो स्कूलों में बच्चों को खाना मिलता है ना, 15 अगस्त 1995 को जो स्कीम लॉन्च की थी, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब राष्ट्रपति थे शंकर दयाल शर्मा जी। 5 साल इनके भी बढ़िया कटे। KR नारायणन, इनका भी रिकॉर्ड है। ये देश के पहले दलित राष्ट्रपति हैं, पहले शेड्यूल कास्ट। आज जो मैंने बात की वो ST की, वो आदिवासी जो जंगलों के बीच में आज भी अपनी सभ्यता को, संस्कृति को, अपनी चीजों को कैरी ऑन कर रहे हैं। संथाल जिनके बारे में बातचीत की हमने, ये पहले शेड्यूल कास्ट राष्ट्रपति थे, तो ये भी बड़ा पॉइंट है। पहला दलित वर्ग से संबंध रखने वाला आदमी, नाम था KR नारायणन, और ये आज तक के सबसे बुजुर्ग बनने वाले राष्ट्रपति हैं। जब ये बने थे ना, तब इनकी एज 77 ईयर्स की थी। जैसे आज हम कह रहे हैं यंगेस्ट बन गई हैं द्रौपदी, उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा नीलम का। नीलम आदमी का नाम है, नीलम महिला नहीं है यहाँ। तो ये ओल्डेस्ट थे, 77 ईयर्स के बने, और ये शेड्यूल कास्ट से पहले राष्ट्रपति थे। अब देखो सबका 25 जुलाई चल रहा है अब ये। ग्रेट मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बहुत ही बढ़िया आदमी, एक ऐसा इंसान जिसने ये एग्जाम्पल सेट किया कि आदमी सोसाइटी के लिए भी जी सकता है, सिर्फ अपने लिए नहीं, समाज के लिए, देश के लिए। आज अगर हम कहते हैं कि भारत में स्वदेश तकनीक से निर्मित मिसाइल हैं, तो उनके प्रणेता, उनके पिता ये हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ग्रेट आदमी थे। और स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ी बात यह है कि इनके बर्थडे को स्टूडेंट्स डे के रूप में मनाते हैं हम 15 अक्टूबर को। पर दुख की बात यह है कि स्टूडेंट्स को बातें पता ही नहीं है, क्योंकि इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया गया। बहुत बढ़िया आदमी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। गरीबी से ये भी निकले थे, और गरीबी से निकल के कहाँ कितनी लंबी यात्रा इन्होंने भी तय की, ये अपने आप में एग्जाम्पल था। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, देश की पहली महिला जो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठी, ये अपने आप में प्राउड की बात है और रिकॉर्ड है ये। अब तक ये जो जितने बने हैं सब मेल थे, ये पहली महिला हैं जिनको इतनी ऊंचे पद तक बैठने का मौका मिला। तो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रणब मुखर्जी अभी पीछे एक्सपायर हुए थे, बहुत बढ़िया काम इन्होंने भी संभाला। और आदमी ये कांग्रेस की पार्टी के थे, लेकिन इनके टाइम में जब ये राष्ट्रपति हैं, बीजेपी आ गई थी, क्योंकि ये 12 से 17 के टेन्योर में थे, और 2014 में बीजेपी आ गई थी। पर काम इतना अच्छा किया, इतने सलीके से किया, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ना ऐसे एक दूसरे से जलन और ये सब ईर्ष्या नहीं रखते। इन्होंने काम इतना अच्छा किया कि बीजेपी की सरकार के टाइम पे इनको भारत रत्न दिया गया। जो लास्ट भारत रत्न मिला था 3 लोगों को, उनमें ये भी तो थे, प्रणब मुखर्जी। लास्ट ईयर एक्सपायर हो गए थे। रामनाथ कोविंद जी, अब आप न्यूज में रोज देख ही रहे थे, और राष्ट्रपति भवन में इनका अंतिम दिन 25 जुलाई को था, क्योंकि नई राष्ट्रपति 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति भवन पहुंची हैं। तो ये RSS से संबंध रखने वाले देश के पहले राष्ट्रपति, दूसरे दलित थे, क्योंकि पहले दलित कौन थे? KR नारायणन। तो ये दूसरे दलित राष्ट्रपति थे हमारे। और अब ये आपके सामने हैं ही, जीती जागती मिसाल हैं कि कैसे परिस्थितियों को ओवरकम करके कोई भी इंसान, किसी भी हद तक परेशान इंसान, अगर अपने मन में ठान ले और वो ये सोच ले कि मुझे लाइफ का बेस्ट इस्तेमाल करना है, अपने सारे ध्यान को एक डायरेक्शन में फोकस करके लगा दे, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। बस जरूरत है कि अपने आप को पहचाने, अपने आप को ये सोचे कि मुझे आगे बढ़ना है। परिस्थितियां आदमी को पीछे खींचने वाली ही होती हैं, लेकिन जब आप परिस्थितियों से ओवरकम करना सीख जाते हैं ना, तो फिर द्रौपदी मुर्मू बन जाते हैं। एक एवरेज, इनफैक्ट बिलो एवरेज, एक आदिवासी परिवार में जन्मी लड़की कैसे देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ गई, और कितने भयानक दिन और रात देखे जिंदगी में, कितनी परेशानियों से जूझ के, ये अपने आप में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। देखिए, आदमी तो हर कोई अच्छा ही था और हर किसी ने मुश्किलें देखी, लेकिन इन 15 लोगों में से पर्सनली जो मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती थी वो APJ अब्दुल कलाम की थी। और आज मेरे मन में जैसे उनकी बराबरी पर अगर मैं किसी को रखूं तो इनको रख सकती हूँ मैं। ये मेरा पर्सनल विचार है, हो सकता है किसी को कोई और भी अच्छा लगता हो। ये डेमोक्रेसी का देश है, यहाँ जिसका जो मन करे वो फील कर सकता है। लेकिन अगर जिंदगी के अभावों से जूझकर कोई आदमी आगे बढ़ता है ना, तो उसकी रिस्पेक्ट मन में ज्यादा पैदा होती है। देखिए, अच्छे माहौल में तो हर कोई अच्छा बन सकता है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में अच्छा बनने के लिए आपको खुद से लड़ना पड़ता है। कितनी सारी परेशानियां जब आती हैं, बहुत सारे लोग तो वहीं टूट जाते हैं। 7वीं क्लास कर ली थी गांव से, क्या जरूरत थी 8वीं पढ़ने की? और कितनी लड़कियां पढ़ी इनके साथ की, सब वहीं रह गई ना। ये उस भीड़ में से निकल के कैसे शहर तक पहुंची, और फिर शहर में एक एग्जाम्पल सेट किया, कैसे कितनी अच्छी बेस्ट टीचर बनी, जो
जो पेरेंट्स ने इतना प्यार, इतना रिगार्ड दिया, बच्चों की फेवरेट टीचर थी, वहां से कैसे नगर पंचायत का चुनाव लड़ा, उसमें जीती, और फिर वहां से एमएलए बनी, वहां से फिर मंत्री बनी, फिर राज्यपाल बनी, और आज देश की राष्ट्रपति हैं। तो सैल्यूट है ऐसी सभी औरतों को जिन्होंने देश में अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचाया और परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए ये प्रूव कर दिया कि अगर आपने ठान लिया तो आधी जीत तो आप वहीं हासिल कर लेते हैं। फिर सफर शुरू होता है, बस थोड़ा सा काम फोकस होके करना होता है और जीत अपने आप आपके पास पहुंच जाती है। आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ जब भी कभी आप लोग फील करेंगे कि डिप्रेशन हो रहा है या पढ़ने का मन नहीं कर रहा या परिस्थितियां मेरी विपरीत हैं, तो इनकी कहानी को पढ़ लीजिएगा, इनको सुन लीजिएगा, आपको फील होगा कि आप ब्लेस्ड हैं, क्योंकि आपके साथ बहुत कुछ अच्छा है। इनकी जिंदगी में एक ऐसा दौर आया था जब सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन इन्होंने उस टाइम अपने आप को खत्म नहीं होने दिया, इन्होंने अपने आप को दोबारा से बाउंस बैक किया और आज हमारे सामने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया कि हर कोई इनको अपनी जिंदगी में रोल मॉडल मान सके। चलिए आज इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट, खुश रहिए। और अब आज के बाद तो मैं ये कहूंगी, द्रौपदी मुर्मू जी से सीखते रहिए कि जीवन कैसे जिया जाता है।